हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के टॉपिक आर्थिक अवधारणाएं। आर्थिक अवधारणाओं में अपन ने राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीजें अपन ने पढ़ी। आज हम बात करेंगे सतत विकास एवं धारणीय विकास की। देखो, अगर हम सतत विकास की या धारणीय विकास की बात करें या पोषणीय विकास की बात करें, तीनों एक ही बात के अलग अलग शब्द हैं और इनको अगर हम जाने सतत विकास को या धारणीय विकास को, तो इसका मतलब होता है विकास के लिए अपनाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, भावी पीढ़ियों के विकास की अवहेलना किए बिना वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो कार्य किए जाते हैं, उन्हें हम सतत विकास या पोषण विकास के नाम से जानते हैं। अर्थात विकास के लिए अपनाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ियों के विकास की अवहेलना किए बिना विकास हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया को हम धारणीय विकास के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समावेशी विकास के बारे में। समावेशी विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें विकास के स्तर पर या विकास के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति से बिना भेदभाव किए हुए सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? समावेशी विकास के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मानव विकास के बारे में। देखो, अगर मानव विकास के बारे में हम बात करें तो मानव विकास की अवधारणा जो है उसका प्रतिपादन जो है 1990 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी की सहायता से डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से यानी यूएनडीपी के माध्यम से 1990 में मानव विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया। और इन्होंने मानव विकास की जो अवधारणा को प्रतिपादित किया, उसमें इन्होंने विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अर्थात जिसे हम जीवन प्रत्याशा भी जिसे बोल सकते हैं, जीवन जीने की औसत आयु, उसके अलावा अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों चीजों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यूएनडीपी के माध्यम से डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में पहली बार मानव विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इसके बाद से ये मानव विकास की अवधारणा जो है वो लगातार जारी रही और 1990 से वर्तमान समय तक प्रति एक वर्ष बाद मानव विकास की रिपोर्ट या प्रतिवेदन जो है यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यूएनडीपी मानव विकास के जो आंकड़े जारी करता है, उसमें 0 से लेकर 1 तक के अंकों का इस्तेमाल यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में नियोजन। अगर हम भारत में नियोजन की बात करें तो भारत में नियोजन के बारे में सबसे पहले 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा नियोजन की प्रक्रिया के बारे में भारत में लोगों को अवगत करवाया या भारत सरकार को अवगत करवाया और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक का नाम प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक को उन्होंने 1934 में प्रकाशित किया और 1934 में इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने भारत में नियोजन की प्रक्रिया को भारतीय लोगों के लिए सुझाया। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। अगर हम भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में बात करें तो भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया का सुझाव जो है 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा दिया गया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें मार्च 1950 की, तो मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त 1952 की, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया।
यानी भारतीय नियोजन की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण चरण है। 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत में नियोजन की प्रक्रिया को सुझाव दिया। उसके बाद 19 मार्च 1950 में योजनाओं का गठन किया गया। अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ये सभी प्रक्रियाएं जो है भारत में आर्थिक नियोजन के लिए महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में ये चीजें साबित हुई। अब भारत में जो आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया के लिए ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई, उनका क्या उद्देश्य था? अगर हम भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। यानी आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि हम निश्चित समय में इतने समय में हम इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन की प्रक्रिया को या आर्थिक नियोजन को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया। उसके अलावा गरीबी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए, आर्थिक असमानता के स्तर को समाप्त करने के लिए, भारत को अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, और उसके अलावा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए, और उसके अलावा हम बात करें अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार जैसी जो प्रक्रियाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको पूरा करने के उद्देश्य से भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। अगर इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम बात करें तो इन योजनाओं को योजना आयोग के माध्यम से संचालित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकास परिषद का सहयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अगर हम भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो इनकी शुरुआत जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना से होती है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1951 से, और ये 31 मार्च 1956 को खत्म होती है। अगर हम इस पंचवर्षीय योजना की बात करें, इस पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो हेराल्ड डोमर ने तैयार किया। इस पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अगर अपन देखें तो ये पंचवर्षीय योजना विशेष रूप से कृषि एवं सिंचाई को समर्पित रही। कृषि एवं सिंचाई की सुविधाओं पर इस योजना में से बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया गया। इस योजना का मुख्य केंद्र बिंदु जो है, मुख्य फोकस जो है वो क्या रहा? कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। उसके बाद हम बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को शुरू होती है, और 31 मार्च 1961 को ये पंचवर्षीय योजना खत्म होती है। अगर इस पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका प्रारूप जो है वो बीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था, और इस पंचवर्षीय योजना को पूर्ण रूप से उद्योगों को समर्पित रहा। ये पंचवर्षीय योजना जो है इसमें उद्योगों के विकास पर बहुत बड़ा ध्यान केंद्रित किया गया। अगर इस योजना की बात करें तो भारत में 3 बड़े स्तर के उद्योग, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जो संयंत्र हैं वो इस दौरान ही स्थापित किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान वो स्थापित किया गया। इसके बाद हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। ये 1 अप्रैल से 1961 से और 31 मार्च 1966 तक चली। ये जो योजना है, ये योजना अब तक दोनों योजनाएं भारत की सफल योजना रही। पहली असफल योजना जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई वो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इस दौरान 2 बड़े युद्धों का सामना 62 और 65 के अंदर भारत को बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा। उसके अलावा त्रिकाल जैसी समस्याओं से, अकाल जैसी, महामारी जैसी समस्याओं से भारत को निपटना पड़ा, जिस कारण ये योजना जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही, और यहाँ से योजनाओं का क्रम भी टूट गया। इसके बाद हम ऐसी स्थिति में आए कि हम पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाए, और 1966 से 67 से 68 और 68 से 69 3 वर्ष के लिए हमने एक वर्ष की योजनाएं तैयार की। इन तीनों वर्षों के लिए इस एक वर्ष की योजनाओं के दौरान जो 3 साल का जो समय रहा, इसे योजना अवकाश काल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय को योजना अवकाश काल के नाम से जानेंगे। उसके बाद 1 अप्रैल 1969 को चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 31 मार्च 1974 को खत्म हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं 5वीं योजना 1 अप्रैल 1974 को शुरू होती है। और अगर हम इस योजना की बात करें तो ये योजना जो है इसका समय था 31 मार्च 1979।
ठीक है, ये योजना जो है समय से पूर्व, ये योजना 1 वर्ष पूर्व इस योजना को समाप्त कर दिया गया। 1978 में ही ये योजना समाप्त कर दी गई। तो इस याद रखेंगे, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसे समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया और इसी क्रम में ये योजनाएं चलती रही। अगर हम अंतिम योजना की बात करते हैं तो अंतिम योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रही। तो लगातार ये 20 योजनाएं जारी रही, लेकिन 1991, 90, 91 और 1991, 92 ये 2 वर्ष जो हैं इसमें भी एक वर्ष की योजनाएं भारत के लिए बनाई गई। 90, 91 और 91, 92 इस दौरान, यानी अब तक कुल 3 एक वर्ष की योजनाएं, ये जिसे अपन योजना अवकाश काल के नाम से जानते हैं, इसे हम रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। योजना अवकाश काल है रोलिंग प्लान। इसमें 1966 से 69 तक 3 एक वर्ष की योजनाएं रही। उसके अलावा 90, 91 और 91, 92 इसमें भी एक वर्ष की योजनाएं रही और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना रखी गई, जिन योजनाओं के माध्यम से भारत में आर्थिक विकास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन योजनाओं के द्वारा निभाई गई। इसके बाद हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। अगर नीति आयोग की बात हम करें, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग जो है उसने योजना आयोग का स्थान लिया और ये भारत में एक थिंक टैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया। न्यून स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की सभी समस्याओं को और निचले स्तर से विकास के कार्यों को उच्च स्तर तक, ऊपरी स्तर तक ले जाने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया। अगर हम इसकी बात करें, योजना आयोग की तरह इसका जो अध्यक्ष है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान या नीति आयोग का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इसके मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो अमिताभ कांत को इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और ये राष्ट्रीय हित के सभी प्रकार के फैसले करने में, उसके अलावा नीति आयोग जो है राष्ट्रीय हित के फैसले लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ मंच के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहा है। इस टॉपिक में इतना ही, यहीं पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।